हेलो दोस्तों, CSC गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर आप लोग के लिए सेट 28 लेकर आया हूँ। आपकी पूरी सब्जेक्ट को रिमाइंड करने के लिए मैं आपके लिए एवरी डे प्रत्येक दिन मैं सेट लेकर आता हूँ। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, Which of the following is not available in activation record of a procedure? मतलब कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होता है, उसमें से ए वाले कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होता क्या क्या है, ठीक है ना। तो एक जनरल एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है जिसमें क्या क्या रहता है, एक्चुअल पैरामीटर रहता है, याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। सबसे फर्स्ट रहता है एक्चुअल पैरामीटर, सेकेंड रिटर्न वैल्यू, थर्ड कंट्रोल लिंक, फोर एक्सेस लिंक, फाइव सेव्ड मशीन स्टेटस, सिक्स लोकल डेटा, सेवन टेम्पोरीज। कौन कौन सा? तो बहुत सारे मैंने नाम बता दिया, कुछ जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है उसके थ्रू हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एक तो आपका एक्चुअल पैरामीटर रहता है, दूसरा आपका कंट्रोल लिंक रहता है, तीसरा आपका टेम्पोरीज रहता है। इसके अलावा लोकल डेटा रहता है, रिटर्न वैल्यू रहता है, एक्सेस लिंक रहता है, सेव्ड मशीन स्टेटस रहता है। आर यू ओके? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन नहीं रहता है भाई? तो डायरेक्ट लिंक नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलते हैं कि फॉर प्रॉब्लम ए एंड बी इज NP कंप्लीट प्रॉब्लम एंड ए इज रिड्यूसेबल टू बी इन पॉलिनोमियल टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से बताना है कि एक स्टेटमेंट आपका बता दिया कि दो प्रॉब्लम है ए और बी। अब बी जो है NP कंप्लीट प्रॉब्लम है और ए इज रिड्यूसेबल टू बी इन पॉलिनोमियल टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ए इज NP हार्ड, ए इज NP कंप्लीट, ए इज NP बट नॉट नेसेसरली इनकम्प्लीट। इफ ए कैन बी सोल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम देन सो कैन बी। तो देखिए एक आपका फिगर के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि NP कंप्लीट और NP हार्ड में क्या रिलेशन है। तो मैं एक तरह के ये फिगर बना दिया, ठीक है। दूसरा फिगर मैं ये बना देता हूँ। ये होता है NPH मतलब NP हार्ड, ये होता है NP, और ये जो बीच वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे दोनों मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं NPC मतलब NP कंप्लीट, ठीक है। तो NP कंप्लीट होने के लिए आपको NP भी होनी चाहिए और NPH भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए के बारे में वैसा कुछ नहीं बोला है, ये सिर्फ बोला है कि ए इज रिड्यूसेबल टू बी इन पोलिनोमियल टाइम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाता है कि ए इज इन NP मतलब NP में है बट नॉट नेसेसरली इन कंप्लीट, जरूरी नहीं कि ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ MF इज 1 एंड फ्रैगमेंट ऑफसेट इज 0, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द टाइप ऑफ फ्रैगमेंट। तो देखिए यहाँ पर MF और फ्रैगमेंट ऑफसेट पे टोटल डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्रैगमेंट इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक रिकॉर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम MF ये यहाँ पे A4 डाल देते हैं मतलब फ्रैगमेंट ऑफसेट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो आप सुनिएगा, ज़्यादा तो लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप सुनिएगा, केयर करिएगा, ठीक है। यदि आपने पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी, और नहीं पढ़े हैं तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हैरानी की कोई बात नहीं है। तो देखिए जब MF का वैल्यू 1 हो और फ्रैगमेंट ऑफसेट आपका 0 हो तो इसका प्रॉपर्टी बोलता है कि ये फर्स्ट फ्रैगमेंट है। कैसी फ्रैगमेंट है? फर्स्ट फ्रैगमेंट है, ठीक है। यदि MF की वैल्यू 1 हो और
फ्रैगमेंट ऑफसेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कि जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, नन जीरो, ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रैगमेंट। कैसे? इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट आपका, यदि EMF की वैल्यू जीरो हो और फ्रैगमेंट ऑफसेट नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब फिर से नन जीरो हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लास्ट फ्रैगमेंट। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट फ्रैगमेंट। यदि EMF की वैल्यू जीरो हो और फ्रैगमेंट ऑफसेट भी जीरो हो, मतलब दोनों जीरो हो, ठीक है ना, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट फ्रैगमेंट, डायरेक्ट नॉट फ्रैगमेंट, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल डेटा ग्राम, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि EMF का वैल्यू 1, तो EMF का वैल्यू 1, फ्रैगमेंट ऑफसेट जीरो, तो फ्रैगमेंट ऑफसेट जीरो, तो ये किस प्रॉपर्टी का फ्रैगमेंट होगा? तो फर्स्ट फ्रैगमेंट होगा, फर्स्ट फ्रैगमेंट होगा। तो फर्स्ट फ्रैगमेंट आपका ऑप्शन ए होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री पॉसिबल फॉर ग्राफ K5 इज। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है, आपका K5 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसका एक फार्मूला होता है, यदि आप इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, ठीक है ना, या एल्गोरिदम में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि n टू पावर n-2। जब भी स्पैनिंग ट्री निकालना है और n का वैल्यू दिया हुआ रहे तो हमें फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा देना है n टू पावर n-2। तो देखिए n का वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है ना। अब 5-2, तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। तो इसको आप एवेल्यूएट करिएगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? 125। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगी? 125, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि INCA मतलब होता है इंक्रीज रजिस्टर A/1, ठीक है ना। हम लोग INC लिखते हैं ना, इंक्रीमेंट A, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीमेंट A, इसका मतलब इंक्रीज रजिस्टर A/1, मतलब रजिस्टर को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है बताना है, ठीक है ना। तो देखिए जहाँ पर सेल्फ मतलब खुद अपने इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, या कुछ भी एनी तरह का ऑपरेशन खुद कर रहा है, इट सेल्फ कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी ऑपरेंड जो हो वो प्रेजेंट करता है अपनी इंस्ट्रक्शन को इट सेल्फ, तो हम लोग उसको बोलते हैं, उस एड्रेसिंग मोड को बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। जब इट सेल्फ की बात आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड। तो हम लोग याद रखेंगे इम्प्लाइड, ठीक है ना। तो यहाँ खुद अपनी एक ऑपरेंड है, वो क्या कर रहा है? खुद इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C कोड, मतलब कि यहाँ पर एक आपका प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें से बताना है कि आपका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको यहाँ पर से एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, देख रहे होंगे, ठीक है ना, कि P = 8, Q = क्या है? -3, R = 0, ठीक है। फिर उसके बाद int XYZ X = P एंड Q एंड R, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर का यूज किया गया है, ठीक है ना, आपको पता होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंस देखते हैं कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू और ऑपरेटर का, ठीक है ना, कि और ऑपरेटर से ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है किसका? एंड ऑपरेटर का। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू इवेल्युएट करेगा, ठीक है ना, तो P और Q सबसे पहले इसको एवेल्युएट करेगा, फिर उसके बाद इसको एवेल्युएट करेगा। तो देखिए P Q में एवेल्युएट किया तो देखिए P का वैल्यू कितना 8 और Q का वैल्यू -3, तो दोनों क्या है? नन जीरो, तो का वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगा, ठीक है ना। और फिर से यहाँ पर दोनों की वैल्यू को, अब एंड का मतलब होता है कि दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों
जो भी कंडीशन है दोनों का दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू है, नहीं तो एक भी फॉल्स हो गया मतलब फॉल्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब इसका वैल्यू 1, अब ये जो भी वैल्यू है वो आर के साथ क्या करेगा, एंड ऑपरेटर यूज करेगा। तो एंड ऑपरेटर तो आर का वैल्यू क्या है 0, तो जब एक भी वैल्यू 0 हो गई या फॉल्स हो गया, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 आएगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पी और, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए ऑपरेटर के एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आपका 0 आएगा। फिर 0 और ऑपरेटर को क्या बोलता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो फिर ट्रू होगा। ठीक है ना, तो पी वाले क्या हो जाएगी 8 है तो नन 0 तो ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। फिर जेड पे आएंगे तो जेड पर देखिए क्या है कि ये तो ट्रू है। फिर उसके बाद आपका क्यू और आर में और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो दोनों में से कोई एक सही तो मतलब सही, तो क्यू वाले तो सही है। ठीक है ना, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो मतलब कि जेड का वैल्यू भी 1। और फिर लास्टली प्रिंट टाइप क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 1, और तीनों को आपको ऐड कर देने पर क्या मिलेगा 2 होगा। ठीक है ना, तो हम आंसर नहीं बताएंगे, आप खुद लगा लीजिए ऑप्शन सी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में ये भी आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। ठीक है ना, चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब QAM मतलब क्या होता है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज एन कम्बिनेशन ऑफ, कि तो किसका कम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, तो मैं बता दूं कि डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है जो 3 तरीका का होता है। एक आपका होता है ASK, ठीक है ना, ASK, FSK और PSK। ठीक है, तो ASK प्लस PSK मतलब एम्पलीट्यूड और फेज को मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका QAM मतलब क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है ASK एंड PSK। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्या बोल रहा है कि इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द हेक्साडेसिमल नंबर 0x3280000 क्रॉसपॉन्ड्स टू, मतलब कि अब इसको बताना कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हेक्साडेसिमल में तो ये कर रहा है लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो वो भी आपका IEEE, ठीक है ना, इसमें दिखाना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग बाइनरी में, ये आपका जो हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपका इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है ना, ये क्या आएगा जैसे देखिए सी को करिएगा तो सी कितना 12 को, ठीक है ना, तो 1 1 0 0। ठीक है ना, फिर 2 को करिएगा तो 0 0 1 0, फिर 8 को करिएगा तो 1 0 0 0, फिर बाकी 0 0 के 0 0 डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक साइन बिट होती है, ठीक है ना, जो कि 1 बिट का होता है, साइन बिट 1 बिट का। एक्सपोर्शन एक होता है एक्सपोनेंट, तो वो होता है आपका 8 बिट का। फिर तीसरा आपका मल्टीसा होता है जो होता है आपका 23 बिट का। ठीक है ना, तो ये एस मान लेते हैं 1 बिट, एम मल्टीसा जो होता है वो कितना होता है 23 बिट, और एक आपका होता है एक्सपोनेंट जिसको हम लोग ई मान लेते हैं जो होता है आपका 8 बिट का। ठीक है ना, तो यहीं से बंटवारा कर लीजिए। ए आपका हो जाएगा क्या साइन बिट, और यहाँ से 8 बिट 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है ना, तो ए आपका यहाँ तक हो जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट, और बाकी ये 0 0 वाले सारे हो जाएंगे क्या मल्टीसा। ठीक है, अब देखिए इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ लिख लेंगे जिसमें दिया हुआ यहाँ पर क्या m इक्वल टू 0 और e इक्वल टू दिया हुआ है। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा बाइनरी फॉर्म को डेसिमल में तो ये आ जाएगा 133। ठीक है, अब s इक्वल टू दिया हुआ है 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद इसको फार्मूला कहिए, या तो एज ए रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं -1 टू पावर s इंटू
1 ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है ना, 1.m, ये ना कि इसको मल्टीप्लाई समझ लेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटू 2⁻E-127। तो ये जो 127 है वो एक्सेस रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि हम यहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसे दिया हुआ है। अब देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए, तो -1 और एस का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू 1 पॉइंट, अब एम का वैल्यू क्या है 0.000 है, ठीक है ना, फिर इंटू 2 ई का वैल्यू कितना 133 माइनस 127 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसे जब डेसिमल वैल्यू में हम यहाँ पर चेंज करेंगे, तो डेसिमल में चेंज करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, तो पॉइंट वाले के इधर करिएगा तो 1 आ जाएगा, बाकी 0 आ जाएगा, मतलब 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू तो -1 ही आने वाला है। अब इंटू इसका वैल्यू करिएगा तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा -64 आ जाएगा, -64। तो इसे हम लोग याद रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा -64। तो ये जो आप जो वैल्यू निकालते हो वो सिंगल प्रिसीजन का निकाले हैं, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आपका है सिंगल प्रिसीजन लिखा हुआ नहीं है, बट हम लोग निकाले हैं सिंगल प्रिसीजन, जो आपका टोटल 32 बिट का होता है। टोटल कितना 32 बिट का होता है, जिसमें से 1 बिट आपका सैंड बिट का हो गया और 8 बिट आपका हो गया एक्सपोनेंट के लिए और 23 बिट हो गया आपका मंटीसा के लिए। तो ये चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक डबल प्रिसीजन होता है जो 64 बिट का होता है, ठीक है ना। तो वो कभी क्यों वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसे बता देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल एडर एंड डैश हाफ एडर आर रिक्वायर्ड बाय द BCD एडर टू एड 2 डेसिमल डिजिट। मतलब कि BCD एडर को यूज करके हमें क्या करना है कि ऐड करना है 2 डेसिमल डिजिट को, ठीक है ना। जिसमें से आपको क्या किसका रिक्वायर्ड है कि कितना फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी और कितना हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा आपका फुल एडर को और हाफ एडर को, ठीक है। तो इसका मैंने सिंपली से आपको बता देता हूँ आंसर कि जब BCD प्रेजेंट करता है आपका 4 बिट को, आई ऐड 2 n बिट नंबर जब आपका, तो 1 हाफ एडर एंड 1 फुल एडर की रिक्वायर्ड पड़ती है। तो उसी तरह से हम लोग जब इसका आगे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा कि 5 फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी और 2 हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपका ना तो HTML, आपको पता है कि HTML क्या है, एक तरह का स्टैटिक पेज देता है, ठीक है ना तो DHTML और ना तो जावास्क्रिप्ट, ये होता है आपका PHP, ठीक है ना। इसके अलावा पर्ल भी होता है, ASP होता है। तो ये सारे लैंग्वेज को यूज करके हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। जितना भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है, ठीक है ना, तो PHP होता है, ASP होता है, पर्ल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा PHP। दोस्त आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन कंटेंट भी आपका अच्छा था, ठीक है ना। और शानदार क्वेश्चन लेकर भी आता हूँ आपके लिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका जब जितने ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो उतना ही अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम निकालने में, ठीक है ना। आपका रिजल्ट ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन को हम एंड करते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। यदि आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्त।